My dear students, today we are going to do very short question from the chapter current electricity. हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास है। अपने को एक वी आई ग्राफ गिवन है और इस वी आई ग्राफ के लिए अपने को कह रखा है कि पहली बात तो मेटल की वायर का बना है और दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ अपने को दिखा रखा है। फर्स्ट टेम्परेचर अपने को गिवन है T1 एंड सेकंड टेम्परेचर इज गिवन टू अस T2। अपने को बताना है कौन सा टेम्परेचर हायर है और क्यों है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर कहीं पे भी एक लाइन ले लें, मान लेते हैं कि इस तरह से हम एक लाइन ले लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी तुम लेके देख लेना। अब ये करंट आपने सेम रख दिया तो आप देखो बच्चों, उतना ही करंट प्रोड्यूस करने के लिए T2 ग्राफ के लिए कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो इसको एक बार V2 लिख देता हूँ क्योंकि T2 वाली लाइन के लिए वोल्टेज है। और अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो यहाँ क्या है, ये T1 वाली लाइन के लिए वोल्टेज है, तो इसको मैं V1 लिख देता हूँ। तो V1 के लिए अपने को क्या चाहिए है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। ये V1 है जो ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब अपने को क्या चीज़ समझ में आ रही है कि ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर सेम करंट आ रहा है। अगर इन दोनों कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये T1 वाली लाइन है ये दिखा रही है ज़्यादा वोल्टेज में उतना ही करंट, तो ये दिखा रही है ज़्यादा रेजिस्टेंस को, क्योंकि बड़ी बैटरी लगाने पर उतना ही करंट आ रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो T1 के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अपने को साफ साफ दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि T1 इज, पहले तो ये लिख देना R1 इज ग्रेटर देन R2। जो R1 है वो R2 से ज़्यादा होगा और ऐसे ही T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। हैंस ऑप्शन नंबर सॉरी वेरी शॉर्ट है तो ऑप्शन नहीं, इसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो ज़्यादा होगा, T2 क्या है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास है फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से अपने को बताना है कि किसकी रजिस्टिविटी हायर है, इन दोनों में से किसकी रजिस्टिविटी जो है बच्चों वो हायर है, ये अपने को बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसके अंदर भी वही टेक्निक लगेगी जो अपन लास्ट क्वेश्चन में किया है। आप कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई लाइन ले लो, देखो ये एक मैंने लाइन ले ली। अब सेम वोल्टेज के लिए जो ए वाला ग्राफ है वो ज़्यादा करंट दिखा रहा है, जो बी वाला ग्राफ है वो कम करंट दिखा रहा है। जो करंट देखो ए में है वो ऊपर है, जो बी में है वो नीचे है। तो सेम वोल्टेज के लिए करंट ए में ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ए वाले के लिए मेटल के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो अपने को फिलहाल इसमें बताना था विच वन ऑफ द फ्लोइंग है हायर रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, बी वाले की, क्योंकि उतने ही वोल्टेज के लिए करंट क्या आ रहा है हमारे पास, कम आ रहा है। तो हैंस रजिस्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन रजिस्टिविटी ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं एक कंडक्टर है, उसके वो करंट को कैरी कर रहा है, तो क्या वो जरूरी है कि उसके पास चार्ज हो या वो कंडक्टर चार्ज हो, तो हम कहेंगे नहीं। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेटल का पेन है, अगर इसके अंदर चार्ज होगा ना तो या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर ऐसा नहीं होता। मेटल के केस में क्या होता है, जो मेटल के इनसाइड वाले खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आगे मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि मेटल अंदर से न्यूट्रल होता है। ऐसे तो चार्ज हर चीज़ के अंदर है, अगर हम इस बोतल में देखेंगे इसमें भी प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, बट इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, वो चार्ज न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। ऐसे ही मेटल का केस देखें, हम मान लेते हैं कि ये एक मेटल है, तो मेटल के केस के अंदर लेट ये हमारे पास एक मेटल है, तो इस मेटल के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन अंदर फ्री होते हैं, वो बाहर से नहीं आए। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी और बॉडी से इसके पर, तो हम कहते हैं कि बॉडी चार्ज है। तो अभी हम कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए या तो करंट चलने के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है, अंदर तो चार्ज होगा लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं किसी एक स्टेडी करंट फ्लो की, स्टेडी का मतलब है कांस्टेंट, कुछ टाइम के बाद जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो करना है, जो कांस्टेंट सेट हो गया करंट उसको बोल रहे हैं। इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है बच्चों, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया के ऊपर क्या क्या क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली यही पूछा है। करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपने को बताना है। तो फटाफट से हम इसका देख लेते हैं क्या सोल्यूशन रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो एरिया ऐसे चेंज होता जाता, मान लेते हैं कि एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है। अगर मैं कह दूँ यहाँ से मैंने एक पानी का एक टैप लगा दिया, एक टूटी कनेक्ट कर दी मैंने, इससे वाटर टैप कनेक्ट कर दिया।
अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ए मान लूँ या 1 मान लूँ, इस वाले रीजन को सेक्शन 2 मान लूँ, मैं पूछूं वाटर की स्पीड कहाँ ज़्यादा रहेगी, तो आप कहोगे सर ये एरिया देखो ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। जैसे एक पानी का पाइप होता है, उसको हम आगे से प्रेस करते हैं, तो आगे से प्रेस करते हैं एरिया कम हो जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है वहाँ से पानी के बाहर निकलने की। ऐसे ही इस साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जितना वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है उतना ही यहाँ से करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जब जाएगा तो पानी की स्पीड जो है, वाटर की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वाटर की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं यहां से 1 सेकंड ज्यादा वाटर फ्लो करेगा या सेक्शन 1 से या 2 से, सेक्शन 1 से ज्यादा वाटर फ्लो करेगा या 2 से फ्लो करेगा, तो हमारे को ललिता बता रही है, ललिता आपको बताना है सेक्शन 1 से ज्यादा वाटर फ्लो करेगा या 2 से ज्यादा फ्लो करेगा। दोनों में सेम करेगा। दोनों में सेम करेगा। दोनों में सेम करेगा इज द करेक्ट आंसर। दोनों में सेम इसलिए करेगा बच्चों क्योंकि है ना, जितना वाटर मान लेते हैं हमारे पास यहां से आएगा उतना ही तो आगे जा पाएगा, उतना वाटर ही तो आगे जाएगा एक सेकंड के अंदर। क्लियर है यहां तक। अब यही वाटर का एग्जांपल हम देखते हैं चार्ज को, जितना चार्ज 1 सेकंड में यहां से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल पाएगा। क्या क्लियर है यहां तक। तो हम क्या समझे, जो जितना चार्ज 1 सेकंड में यहां से फ्लो करेगा उतना ही वहां से आगे जाएगा, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। तो स्पीड वाला तो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन करंट जो है जितना चार्ज 1 सेकंड में यहां से एंटर कर रहा है उतना ही जा सकता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो ये तो एरिया पे डिपेंड करता ही है, तो करंट डेंसिटी भी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब आ जाता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। देखिए मास कांस्टेंट रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का मास चलने से चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा, कोलिजन का जो टाइम है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये चेंज नहीं होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है एरिया चेंज होने से, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो जो चीज कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी वो क्या क्या बन गई, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ओनली करंट इसका आंसर होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने कहा गया है कि ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट पे। क्या ये ट्रू है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट, तो हम कहेंगे नो। ओम्स लॉ की 2 या 3 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली तो क्या है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल है, एंड सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि ये ओहमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। जो लॉ ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं केवल उन्हीं कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। थर्ड डेफिनेशन ये है, थर्ड इसकी लिमिटेशन ये है कि अदर फिजिकल कंडीशन जैसे कि प्रेशर हो गया और ये सब चीज़ें क्या रहनी चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पर क्या रखा है कि क्या ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो हम कहेंगे नो, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओहमिक कंडक्टर। 5th का आंसर नो आएगा। 6th पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं एक लो वोल्टेज सप्लाई है फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, गिव रीजन। वो कह रहे हैं अगर वोल्टेज की सप्लाई लो है और हमें हाई करंट चाहिए तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों चाहिए होगी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें किसी भी सेल से करंट को बाहर निकालना हो तो हमारे पास ईएमएफ के अपॉन में नेट रेजिस्टेंस ये होता है करंट, ये क्या होता है करंट। अगर हम बाहर वाली रेजिस्टेंस को कम से कम कर दें लगभग ना के बराबर, तो ये रीचेबल टर्म छोटी हो जाएगी। ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको और अगर हम कम कर दें उतना करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के। तो हम कहेंगे एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विल डिक्रीज करंट विल इंक्रीज, उतनी ही बैटरी के ज्यादा करंट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी स्मॉल होता है। तो हम स्टिल ये कैसे कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड की है। इतनी कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है। उसके बाद भी है ना, हम देखते हैं कि यहां से बटन दबाएं तो 1 किलोमीटर दूर वाली लाइट भी ऑन हो जाती है और तुरंत से ऑन हो जाती है।
तो ये कह रहे हैं इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे चला जाता है या करंट कैसे बनता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन अगर स्पीड इतनी स्लो है तो करंट इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो करंट ज़्यादा कैसे बन गया और एक दूसरा करंट जल्दी कैसे पहुंच गया। तो आपको इसके आंसर में ये लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सारे चलेंगे, तो वो उसका जो इफेक्ट है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बनता है। अब दूसरी बात आती है कि ये इतना जल्दी क्यों जाता है, तो हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पीड ऑफ लाइट से, अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। अगर हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कहीं और है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, जो हर इलेक्ट्रॉन धक्का लगाने वाला, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो जिसकी वजह से जो करंट है वो जल्दी भी चलता है और ज़्यादा क्यों चलता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा। फिलहाल अपने को लिखना था लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो हम लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज मच लार्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहे हैं फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर विद टेम्परेचर गिवन बिलो कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अपने को टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है रेजिस्टेंस का, जिसके लिए अपने को यहां पर ग्राफ दे रखा है। तो हमारे पास ग्राफ अपने को गिवन है, हम देख लेते हैं यहां से। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म के अंदर, ये हमारे को बताएंगे कृति विल टेल। कृति, क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की टर्म के अंदर? थोड़ा लाउड बोलना। R is equals to R naught 1 plus alpha delta T। वेरी गुड, एक सांस के अंदर इतना बड़ा फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे को ये पता चल गया कि कृति ने ठीक बताया, आर मतलब कोई भी टाइम पे रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इज इक्वल टू आर नोट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस। कई कई बार इसको हम 2 1 से भी लिखाते हैं, 2 मतलब फाइनल, 1 मतलब इनिशियल, इनटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं हमने। तो R2 क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? R1 इस ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? R1 अल्फा डेल्टा टी। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा फाइंड करना है, तो क्यों ना R1 को वहां ले जाएं, तो बन जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, इसको हम इस वाले को वहां ले गए। यहां से जो चीज बच गई वो क्या बच गया? R1 अल्फा डेल्टा टी। यहां पे अल्फा छोड़ दें और डेल्टा टी और R1 को नीचे ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाए? खाली अल्फा, यहां R1 और डेल्टा टी भी नीचे आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो कि है डेल्टा आर अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, साथ में ही इसके मल्टीप्लाई में क्या है? चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा। नाउ गाइस, हमारे पास जो डेल्टा आर है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा? आप देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस शुरू हुई थी ए से, बढ़ते 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 कहां तक पहुंची है? सी तक। तो हम कहेंगे फाइनल रेजिस्टेंस OC है। O से C तक जो ये वाली लाइन है, इतनी हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है। इनिशियल क्या थी? OA। तो हम लिख देंगे OC माइनस OA डिवाइड बाय R1 वाला इनिशियल रेजिस्टेंस, जो कि क्या है? OA इनटू में डेल्टा टी। टेम्परेचर 0 से शुरू हुआ था, बढ़ता बढ़ता E तक पहुंचा है, तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? OE इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? अल्फा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन मेटल, किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब यह है कि क्या सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करने लग गए सेम डायरेक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या है, जो टारगेट आपने को ये दे रखा है, बताना ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे होते हैं, बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनको थोड़ा धक्का लगता है उस साइड की ओर। तो उस साइड धक्का लगता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू कर देते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे नो, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो उधर होगी सारे इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अभी भी है ना वो अपने रिजल्टेंट वेलोसिटी जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई भागा भागा यहां पे जा रहा था बहुत ज्यादा स्पीड से, या मान लो यहां से एक बुलेट जा रही है मेरे आगे से, क्योंकि 10 की पावर 5 की स्पीड से चलते हैं ये,
और जो धक्का मारते हैं हम वो 10⁻⁵ की स्पीड से, मतलब जो बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है, ड्रिफ्ट लगता है, ड्रिफ्ट मीन्स कितना हम इसको पुश कर रहे हैं, वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल स्पीड ज्यादा होती है। यूं मान लो कि बुलेट की स्पीड से ये एक मार्कर है, स्टाइलर है, जा रहा हो और मैंने हल्की सी फूंक मार दी, तो मेरे फूंक मारने से क्या हो जाएगा, ये उधर की तरफ बहुत कम जाएगा, आगे जाता रहेगा। पर हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर यूं नहीं कहते कि वहां जाएगा ही नहीं। तो अभी हम इसका आंसर भी ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल नहीं जाएंगे, बल्कि वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, जो कि क्या होगा, जो इनकी थर्मल वेलोसिटी थी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इनके रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा नो, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द रिजल्टेंट ऑफ थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें कौन बताएगा, जतिन विल टेल। E tau by m. Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। जतिन वेरी गुड, जतिन ने अपने को बता दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है Vd इज इक्वल टू ये होता है ई टाउ बाय एम। यहां पर अपने को टाउ पता है क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाता है, कम, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है यहां तक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो आपस में टक्कर जो कोलिजन होगी वो क्या होगी, स्पीडली होगी, ज्यादा होगी, तो कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि स्पीड बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है। इसको कुछ ऐसे समझाता हूं मैं बच्चों को, जैसे मान लो एक जागरण चल रहा है कहीं पे और बहुत बड़ी कोई रैली या सभा चल रही है कहीं पे, और वहां पे अगर आप गए हो और वहां पे आप देखो अगर एकदम से कोई अफवाह उड़ जाए कि यहाँ पे बॉम्ब है या कोई टेररिस्ट है, तो सारे लोग एकदम से भागते हैं। उनसे क्या है कि अपसेट सारे हो जाएंगे, जो डिसऑर्डर है वो बढ़ जाएगा। जो पहले जितने बंदे निकल पाते थे भीड़ से बाहर, वो उतने भी नहीं निकल पाएंगे अब। तो इस तरह से इसके अंदर होता है। मेटल में पहले इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो पहले ही रैंडम डायरेक्शन में कहीं कहीं घूम ही रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे कोलिजन का टाइम भी कम हो जाता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। दे आर सेइंग इफ द टेम्परेचर ऑफ गुड कंडक्टर इंक्रीज, हाउ डज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर चेंजेस। सेम क्वेश्चन है बच्चों 10th की तरह ही। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन का टाइम है वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के अंदर आपस में कोलाइड करते हैं, डिक्रीज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या आएगा, डिक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहे हैं डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। 10th क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है अल्फा। अल्फा होता है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यही इसका फॉर्मूला है, यही डेफिनेशन है। तो हम कहेंगे अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज change in resistance of a wire or a conductor per unit original resistance per unit increase in temperature। मतलब कि ये डिवाइड हो चीज को हम पर यूनिट लिखते हैं। तो ये हमारे पास बन गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट में अपने को क्या रखा है, हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर चेंजेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। वो कह रहे हैं मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को और लेंथ को कांस्टेंट रखा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मोबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन है कि किसी भी चार्ज कैरियर में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर हो सकती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। अगर हम यहां से देखते हैं बच्चों, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में या वोल्टेज में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ईडी से, लेकिन वो यहां यूज नहीं होगा। क्यों? जब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ना,
तो हमारे पास बनता है VD इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई था ना, VD को हम लिख सकते हैं ई टाउ बाय एम, और एक ई पहले से नीचे है पड़ा, ये ई से ई कट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो मोबिलिटी है वो डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो डायरेक्ट रिलेशन है V इज इक्वल टू ED वाले फार्मूले से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल पे भी मोबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती। मोबिलिटी ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती। तो बच्चों ये थे हमारे पास आंसर्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर्स।